रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, इसमें सबसे पहले पास पेपर के सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं कि एस्थमा के क्या डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं कि एक चाइल्ड मोर देन 2 ईयर्स ओल्ड, 2 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा होगा, इसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, कफ होगा, टेकिपनिया होगा, चेस्ट इंड्राइंग्स होगी, इंटरकोस्टल और सबकोस्टल रिट्रैक्शंस होगी और बायलैटरल वीज होगी उसे। दूसरे सिनेरियो बस पॉइंट्स में हमें क्या मिलेगा, इसमें फीवर नहीं होगा, बायलैटरल रोंकाए होंगे, फ्यू क्रेपिटेशन होगी और सिमिलर एपिसोड्स उससे पास में हुई होगी। चेस्ट एक्सरे पे ओवर इन्फ्लेटेड लंग्स मिलेंगे। नमूनिया में क्या होता है, कफ होती है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, इनएबिलिटी टू ईट सिट, सॉलिड फूड, टेकिपनिया, हाई ग्रेड फीवर विद पेन इन एब्डोमेन, चेस्ट पेन और कन्वर्जन्स, वॉमिटिंग होगी, चेस्ट इंड्राइंग होगी, इंटरकोस्टल और सबकोस्टल रिट्रैक्शंस होगी। दूसरे स्नैरियोज में क्या आएगा, नमूनिया के फीवर और कफ होगी 1 हफ्ते से। चेस्ट एक्सरे में हमें होमोजीनियस पेस्टी मिलेगी ऑन वन साइड, प्लूरल ओफियन भी हो सकती है। ब्रोंकियोलाइटिस लेस देन 2 ईयर एज में होगी, लो ग्रेड फीवर होगा, कफ, रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टी, टेकिपनिया, चेस्ट इंड्राइंग, रोंकाए एंड वीज। इसमें ये याद रखना है ज़्यादातर जो ब्रोंकियोलाइटिस की प्रेजेंटिंग एज होती है ना 6 मंथ ओल्ड साइड आएगा, पीक एज ऑफ ऑनसेट। चेस्ट एक्सरे पे ओवर इन्फ्लेटेड लंग्स हमें मिलेंगे। करोप, जिसका दूसरा नाम है एक्यूट लेरिंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस या वायरल करोप, इसमें लो ग्रेड फीवर मिलेगा, स्ट्राइडर होगा, फ्लू, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। एक्सरे पे हमें सब ग्लोटिक नर्विंग मिलेंगी, बार्किंग कफ होगी या चेस्ट रिसेशंस होगी। परटूसिस वूपिंग कफ का दूसरा नाम है, 6 मंथ ओल्ड बेबी होगा, कफ और वॉमिटिंग होगी। इसमें ज़्यादातर पोस्ट ट्यूसिव वॉमिटिंग होती है, मतलब कफ के बाद जो वॉमिटिंग होती है ना वो इसमें होती है ज़्यादातर। और सियानोज्ड होगा वाइल फीडिंग एंड कफिंग, सब कंजक्टाइवल हेमरेज, ये इसके फीचर्स होते हैं। अब एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में देखते हैं, वो क्या होते हैं। लीडिंग काज ऑफ इलनेस एंड डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, 5 साल से कम उम्र बच्चों में लीडिंग काज है डेथ का। 80% ऑफ दी चिल्ड्रन हैव एक्यूट अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, ज़्यादातर चिल्ड्रन को अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज एक्यूट अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन आर सेल्फ लिमिटिंग एंड ओनली रिक्वायर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ज़्यादातर ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं और उन्हें सेल्फ ट्रीटमेंट से भी ये ट्रीट हो जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर मिडल ईयर इन्फेक्शन या स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट। लेकिन जो मिडल ईयर इन्फेक्शन या स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट है वो ठीक नहीं होते। अब इसके काज क्या होते हैं, नमूनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से जो होता है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में कॉमन है, और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से जो नमूनिया होता है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। कॉमन बैक्टीरिया जो एक्यूट लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में हमें मिलती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोका है। अब क्लिनिकल साइंस में हमें क्या मिलेगा, चेस्ट इंड्राइंग्स होंगी, फीवर होगा और टेकिपनिया होगा, यानी फास्ट ब्रीदिंग मिलती है इसमें एक्यूट अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस में। अब रिस्पायरेटरी रेट पर मिनट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ नमूनिया हमें क्या है, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डायग्नोस्टिक पॉइंट सिनेरियो में भी इंपॉर्टेंट है। अगर चाइल्ड 2 महीने से छोटा है उसको फास्ट ब्रीदिंग लेबल करेंगे अगर 60 ब्रेथ्स पर मिनट से उसके ज़्यादा है। 2 महीने से 11 महीने का चाइल्ड है तो अगर 50 ब्रेथ्स पर मिनट से ज़्यादा है तो वो फास्ट ब्रीदिंग में आएगा। 12 मंथ से लेके 1 ईयर या 1 साल तक का जो बच्चा है उसमें 40 ब्रेथ्स पर मिनट होगी तो उसे फास्ट ब्रीदिंग लेबल करेंगे। ट्रीटमेंट क्या है, ज़्यादातर को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती और नॉन सीडेटिव कफ मिक्सचर्स यूज़ करेंगे, होम रेमेडी यूज़ करेंगे जिसमें ग्रीन टी कावे हनी के साथ देंगे या कहवा देंगे या जो शानदार। ये थे एक्यूट अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और जनरल ट्रीटमेंट और कुछ इसके वो थे सिनेरियो पॉइंट्स। फिर इसके बाद अब टॉपिक है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस बैक्टीरियल ग्रुप। पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी ज़्यादातर ये विंटर्स में होता है और 2 to 5 ईयर्स ऑफ एज के दरमियान होता है। 2 साल से कम उम्र बच्चों में ये बहुत रेयर होता है। ये एपिग्लोटाइटिस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स या रेटिनॉइड सॉफ्ट टिश्यू की वजह से। किसकी वजह से, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो बैक्टीरिया है वो इफ़ेक्ट करता है। ये बैक्टीरिया मतलब ना इसके बारे में ये है कि ये एक्यूट एपिग्लोटाइटिस का जो काज है ना ये याद रखना है कि बैक्टीरिया है। एच इन्फ्लुएंजा मतलब इन्फ्लुएंजा एक वायरस भी है तो इसे कंफ्यूज नहीं करना कि ये बैक्टीरियल है या वायरल। जो एपिग्लोटाइटिस है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और डायरेक्ट इन्वेजन हो जाती है बैक्टीरिया की जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है, एडिमा और डेपोजिशन ऑफ पॉलीमर्स और फाइब्रिन होती है। सुप्राग्लोटिक इन्वॉल्वमेंट प्राइमरीली होती है ड्यू टू यूज़ ऑफ एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमने ना ज़्यादातर इसके 4 T's इसका वो निमोनिक है, इसमें 2 ईयर्स ऑफ एज होते हैं, मोर देन 2 ईयर्स, टॉक्सिक लुक होती है, हाई ग्रेड फीवर होगा, थंब साइन मिलेगा हमें एक्सरे पे और थ्रू ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा या स्ट्राइडर चोकिंग, ये वाले फीचर्स होंगे। मोर देन 2 ईयर्स, हाई ग्रेड फीवर 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड या
101 से ऊपर, टॉक्सिक लुक होगी, थूक होगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा सिंस कांट स्वेलो नॉर्मली, स्ट्राइडर होगा, चोकिंग सेंसेशन होगी, चाइल्ड सीट्स लिविंग फॉरवर्ड, लाइक वो बेंड पोजीशन में बैठेगा क्योंकि इस तरह उसको रिलीफ मिलता है। और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होगा, इरिटेबिलिटी भी होगी और रेस्टलेसनेस भी। इन्वेस्टिगेशन हम इसकी क्या कराएंगे, सीबीसी कराएंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लिकोसाइटोसिस मिलेगा, लेरिंगोस्कोपी कराएंगे, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होगी सोलन और एपिग्लोटिस की, और लेटरल नेक एक्सरे जिसमें थंबप्रिंट साइन मिलेगा हमें। ट्रीटमेंट हम ये एक इमरजेंसी या फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देर में भी कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे, क्योंकि एयरवे इतना इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती है कि एयरवे की कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाती है अगर ट्रीटमेंट डिले हो जाए। और सिक्योर एयरवे करेंगे, नेज़ोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करेंगे और वेंटिलेटरी सपोर्ट करेंगे अगर एडिमा डेवलप हो गया या सेवरल डेज़ के बाद। और बैक्टीरियल स्वैब्स को हम कल्चर के लिए भेजेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट सपोर्ट देंगे, अभी एंटीबायोटिक्स देंगे। ऑरली नहीं दे सकते क्योंकि जो चाइल्ड है वो स्वेलो नहीं कर सकता इन्फ्लामेशन की वजह से, या फिर एडिमा अगर डेवलप हो गया उसकी वजह से। और सिर्फ ट्राइक्सोन और क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक्स देंगे। इसके बाद एक्यूट एपिग्लोटाइटिस यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद है क्राउप, जिसे हम एक्यूट लेरिंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, वायरल क्राउप है। एपिडेमियोलॉजी और पैथोजेनेसिस इसकी क्या है, ये भी विंटर्स का इन्फेक्शन है और 4 साल से कम उम्र बच्चे हैं। परवेज़ अकबर में ये लिखा है 3 से 5 साल के होते हैं और ज़्यादातर बॉयज़ इफेक्ट होते हैं। और पैराइन्फ्लुएंजा वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। और इन्फेक्शन जो है नाइजोफेरिंक्स से लेके लेरिंक्स में और फिर ट्रेकिया में स्प्रेड करता है। इसमें सबक्लोटिक इन्वॉल्वमेंट प्राइमरीली होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में इसके सिम्टम्स 3 दिन से लेके 1 हफ्ते तक रहेंगे। स्लो इन ऑनसेट होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जैसे कफ, कोराइजा और लो ग्रेड फीवर। लाइक जो ऐसे ज़ुकाम के फीचर्स आना शुरू होते हैं ना, वो वाली चीज़ें, कफ, कोराइजा एंड लो ग्रेड फीवर। फिर कफ विद इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होगा, बार्किंग कफ होगी, स्टार्ट्स इन 12 to 48 आवर्स, 1 से 2 दिनों के अंदर डेवलप करेगा। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होगा और सियानोसिस होगी और हॉर्स वॉइस हो जाएगी क्योंकि इसने लेरिंक्स और ट्रेकिया दोनों को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो उसकी वॉइस भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में हम WBC काउंट इसका नॉर्मल मिलेगा बिकॉज इट्स अ वायरल इन्फेक्शन नॉट बैक्टीरियल। और फ्रंटल नेक एक्सरे लेंगे जिस पे हमें स्टीपल साइन मिलेगा। सबग्लोटिक ट्रेकियल नेयरिंग हो जाएगी, प्रोड्यूसिंग द शेप ऑफ अ चर्च स्टीपल विद द ट्रेकिया इटसेल्फ। वायरल कल्चर्स, एंटीबॉडी टेटर्स मिलेंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री कराएंगे, आर्टीरियल ब्लड गैसेस करवा लेंगे। कम्प्लिकेशन इसकी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपोक्सिया विद रिस्पायरेटरी फटीग। फिर इसके बाद है ट्रीटमेंट, इसका हम क्या करेंगे, उसके लिए एक निमोनिक बनाया हुआ है OMPED। पेशेंट शुड बी काम डाउन एंड मस्ट बी केप्ट एज पीसफुल एज पॉसिबल। ऑक्सीजन उसे देंगे, कोल्ड और ह्यूमिडिफाइड मिस्ट थेरेपी देंगे, हॉट स्टीम यूजिंग वेपराइजर या कोल्ड स्टीम यूजिंग नेबुलाइजर अंटिल कफ सबसाइड्स। पल्स ऑक्सीमेट्री और ABGs हम करेंगे ताकि प्रोग्नोसिस देख सके डिजीज़ का क्या है, रेडिकेसी ऑफ एयर एक्सचेंज हम देख सकें। एपिनेफ्रीन नेबुलाइजेशन करेंगे, नेबुलाइज्ड रिस्मिक एपिनेफ्रीन देंगे, लाइक रिपीटेड बार बार उसे देंगे। एंटीबायोटिक्स देंगे अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कोई चांस है, या फिर डेक्सामेथासोन देंगे, स्टेरॉइड देंगे ताकि उसके एडिमा को सबसाइड किया जाए। अब इंडिकेशंस हॉस्पिटलाइजेशन की क्या है, सियानोसिस अगर पेशेंट को होगी है तो उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, या फिर कॉन्शियसनेस डिक्रीज होगी है, या फिर प्रोग्रेसिव स्ट्राइडर है, या टॉक्सिक अपीयरेंस है, तो इन केसेस में। फिर इसके डिफरेंशियल्स क्या होंगे, लेरेंजियल डिफ्थीरिया, इसमें ये होता है कि ऑल एजेस को इन्वॉल्व करता है। हिस्ट्री ऑफ लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन हो गया, और मेम्ब्रेन जो होगी फेरेंक्स पे ना, इसके एक मेम्ब्रेन नज़र आएगी। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस का हमने पहले भी फीचर्स देखे हैं कि 1 से लेके 8 साल के बच्चों को इफेक्ट करेगा। रैपिड ऑनसेट और डिटेरियोरेशन होती है, स्वेरली टॉक्सिक होता है ये। वो जो 4 हमने टीज देखे थे, थूक, टॉक्सिक लुक, ग्रेटर देन 2 years और ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। तो डिस्फेजिया एंड एक्सेसिव सलाइवेशन एंड रेड स्वोलन एपिग्लोटिस। और स्पाज्मोटिक क्राउप में 3 months to 3 years एज होगी। फैमिली हिस्ट्री इसकी पॉजिटिव होती है। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस अटैक्स हमें मिलेगी, और सडन अटैक्स यूजुअली एट नाइट होंगे। फॉरेन बॉडी में एज जो होती है 6 months to 2 years के चाइल्ड मोस्टली होते हैं। सडन इन ऑनसेट होती है। डिस्फेजिया में भी प्रेजेंट। एक्यूट एंजियो न्यूरोटिक एडिमा में क्या होता है, एनी एज हो सकती है, रैपिड ऑनसेट होता है। हिस्ट्री ऑफ एलर्जन से प्रीवियस अटैक्स एंड अदर एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस हो गए। सोलन एपिग्लोटाइटिस हो जाएगी इसमें।
ब्रोंकियोलाइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ द ब्रोंकियोल्स होते हैं, ज़्यादातर ये भी विंटर की डिजीज़ है और इसमें वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिसमें रिस्पायरेटरी सिंसीटियल वायरस मोस्ट कॉमन काज है पैरा इन्फ्लुएंजा और एडिनो वायरसिस अदर काजेज है। तो ये यूक्यूज ऐसे आ सकता है कि व्हाट आर द 4 ईटियोलॉजिकल एजेंट्स ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस, तो वो RSV लिखेंगे, एडिनो वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। और इन्फेंट्स में होगा आल्सो इन चिल्ड्रन लेस देन 6 मंथ्स, लेकिन पीक एज ऑफ ऑनसेट 6 मंथ तक है। इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट्स है कि 6 मंथ का बेबी प्रेजेंट करता है और उसके सारे रिस्पायरेटरी सिम्टम्स होंगे। और बॉयज़ को इफेक्ट करता है, वायरल इन्वेजन हो जाती है ब्रोंकियोल्स की, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, एडिमा हो जाता है, म्यूकस और सेलुलर डेब्रिस प्लगिंग हो जाती है, पैची इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। इसलिए कुछ एरियाज जो एम्फीसीमेटस हो जाते हैं, जिसे ब्लैब फॉर्मेशन कहते हैं, अदर्स एटिलैक्टेटिक हो जाते हैं, कहीं ब्लैब फॉर्मेशन हो जाती है, कहीं कोलैप्स हो जाता है। फाइंडिंग्स इसमें लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एज होगा, अनदर फैमिली मेम्बर को भी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हुआ होगा, लो ग्रेड फीवर इसमें इंपॉर्टेंट है, लाइक फीवर जो है 100 इतना ही रहेगा, रेयरली गोज बियॉन्ड 39 डिग्री सेंटीग्रेड। और कफ, रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी, टेकिपनिया, चेस्ट इंड्राइंग, रोंकाई और वीज इसमें दोनों मिल सकते हैं। फिर रैपिड शैलो ब्रीदिंग होगी, 60 to 80 पर मिनट होगी, फ्लेयरिंग ऑफ एल यूज ऑफ एसेसरी मेथड ऑफ रिस्पायरेशन लीडिंग टू सब कोस्टल एंड इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस। इसमें से एनोसिस भी हो सकती है। परकशन पे हमें हाइपर रेजोनेंट नोट मिलेगा। और डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स होगी, एक्सपायरेशन प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है ऐसे बेबीज़ में, और सम टाइम ब्रेथ साउंड्स आर रेयरली ऑडिबल। ब्रोंकियोलाइटिस ओब्लिटरेंस इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करते हैं, चेस्ट एक्सरे, जिसमें हमें हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स मिलेंगे, इंक्रीज्ड एपी डायमीटर, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हुआ होता है, ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स भी ज़्यादा हुई होती हैं, और माल्ड इन्फिल्ट्रेट्स भी हमें मिलेंगे इसमें। ये सारी चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग्स है। CBC में नॉर्मल होगा, ये वायरल इन्फेक्शन है, लाइक नो लिकोसाइटोसिस एंड नो अदर साइंस ऑफ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिकॉज इट्स अ वायरल कल्चर, और वायरल एंटीबॉडी टाइटर करवाएंगे नेजोफ्रिंजियल सेक्रीशंस के। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या होंगी, नमूनिया विद सुपर एंडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, निमोथोरेक्स हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, रिस्पायरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर प्रोलॉन्ग्ड एपनिक स्पेल्स या डेथ हो सकती है। इन पेशेंट्स में डेथ के चांस बहुत कम है, लेस देन 1% है। अब कुछ डिफरेंशियल्स देख लेते हैं कुछ डिजीज़ के, जिस तरह ब्रोंकियल एस्थमा है, वो 1 ईयर एज से बहुत कम होती है, क्योंकि इसे डेवलप होने में टाइम लगता है। फैमिली हिस्ट्री एस्थमा की ज़रूर मिलती है, रिपीटेड अटैक्स बार बार उसी इन्फेंट में एस्थमा के अटैक होते हैं, और एड्रेनालिन को वो गुड रिस्पॉन्स शो करता है। ब्रोंकोनिमोनिया में अगर हम देखें तो हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, टॉक्सिक ग्लूकोथी और लिकोसाइटोसिस जहाँ भी नजर आए तो वो ब्रोंकोनिमोनिया को इंडिकेट करेगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में टैकीकार्डिया, इनलार्जिंग लिवर होगा, अदर अबनॉर्मल हार्ट फाइंडिंग्स मिलेंगे। पर्टूसिस में बाउट्स ऑफ कफिंग होगी, नो एक्सरे फाइंडिंग्स। पोस्टिव कफ इसमें एक याद रखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंस, वॉमिटिंग भी होती है, और लिम्फोसाइटोसिस। फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन में 6 मंथ से लेकर 2 ईयर का चाइल्ड होता है। सडन ऑनसेट होता है, डिस्फेजिया हो जाता है, क्योंकि वो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को डिस्फेजिया काज करेगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक इसमें याद रखना है, क्लबिंग होती है। रिपीटेड रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होंगे, माल अब्जॉर्प्शन की हिस्ट्री होगी, लाइक डायरिया या स्टीयाटोरिया वो मेंशन करेगा, और स्वेट क्लोराइड कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब हमने देखनी है कि ट्रीटमेंट ब्रोंकियोलाइटिस की क्या है। हॉस्पिटलाइज करेंगे अगर स्वेयर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, ऑक्सीजन इनहेलेशन करवाएंगे, प्रॉपर पोजीशन करेंगे, IV और ओरल फ्लूइड देंगे डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को करेक्ट करेंगे, और एंटीवायरल ड्रग्स स्पेशली याद रखनी है, रिबावरिन या देनी है, रिस्पायरेटरी सिंसिटियल वायरस के लिए होती है। एंटीबायोटिक्स हम देंगे अगर सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सीडेटिव्स नहीं देने पेशेंट को, और ब्रोंकियोलाइटिस और स्टीराइड्स का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ना इसमें कोई ब्रोंकोडायलेटर्स और स्टीराइड्स एडिमा वगैरह डेवलप नहीं हुआ। और हेलियोक्स देनी है, हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, क्योंकि ये लाइट वेट होती है। अब यहाँ हमारा ब्रोंकियोलाइटिस का टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद नमूनिया शुरू करते हैं। नमूनिया क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा। अनाटोमिकल इसकी क्लासिफिकेशन में ब्रोंकोनिमोनिया, पैची इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग्स, और लोबार नमूनिया होता है, निमोनाइटिस होता है, इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस होता है। लोबार नमूनिया में 1 और मोर देन 1 ग्रुप लोब इन्वॉल्व्ड, और निमोनाइटिस में पैची इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग हो जाती है, डेट मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद द कंसोलिडेशन। इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस में इंटरस्टिशियल टिश्यू इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब इसकी क्लासिफिकेशन लाइक क्या इसके काजेटिव फैक्टर्स है, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकता है, एस्पायरेशन भी होती है, हाइपोस्टेटिक बेड रिडन भी हो सकता है, फंगल भी, प्रोटोजोल क्योंकि माइकोप्लाज्मा या
सिस्टाइटिस कैरिनाई, ज़्यादातर एड्स वाले पेशेंट को निमोसिस्टाइटिस कैरिनाई का इन्फेक्शन होता है। लोफलर्स निमोनिया हो सकता है जो कि इजिनोफीलिया से एसोसिएटेड होता है। इजिनोफीलिया की वजह इन्फ्लामेटरी हो सकता है जिसमें सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, सार्कोइडोसिस, हिस्टियोसाइटोसिस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से हो सकता है जिसमें हाइड्रोकार्बन, स्मोक या डस्ट इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, एक एमसीक्यूज पॉइंट याद रखिएगा कि स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफलोकोकस जो है ना वो पैची लंग इन्वॉल्वमेंट काज करवाते हैं, क्योंकि ये ब्रोंकोनिमोनिया काज करवाएंगे, लाइक पूरे लंग को इन्वॉल्व करेंगे। और जो एच इन्फ्लुएंजा और निमोकोकस हैं वो लोबार नमूनिया काज करवाते हैं, इन्वॉल्व वन और मोर लोब। अच्छा, बैक्टीरियल नमूनिया क्या है, इसके काजेटिव फैक्टर्स क्या है, न्यू बोर्न में क्या है, इकोलाई ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस ऑरियस, क्लेब्सिएला, सूडोमोनास। इन्फेंसी और चाइल्डहुड में निमोकोकस ग्रुप ए, स्ट्रेप्टोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी, स्टेफलोकोकस ऑरियस, माइकोप्लाज्मा, इकोलाई एंड क्लेब्सिएला। ओल्डर चिल्ड्रन में निमोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ग्रुप ए, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस ऑरियस, माइकोप्लाज्मा और माइकोबैक्टीरियम टीबी। निमोकोकस में लोबार नमूनिया और कॉम्प्लिकेशंस अनकॉमन। स्ट्रेप्टोकोकस वाले में ज़्यादातर ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक पे होता है और मीजल्स के साथ ये कॉमन है और एक इम्पाइमा काज करवाएगा। जो स्टेफलोकोकस ऑरियस है वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ज़्यादातर इन्वॉल्व करता है और स्टेफलोकोकस स्किन लेयंस मिलेंगे, ब्रोंकोनिमोनिया अर्ली काज करवाएगा, फिर उसके बाद लोबार नमूनिया हो जाएगा, कंप्लीटली इन्वॉल्व कर देगा पूरे लंग को, प्लूरल एफियन इसमें डेवलप हो जाएगी, ये पाइमा या नेमेटोसील, ये इसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस है क्योंकि ये रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। जो एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी है वो बैक्टीरियमिया के साथ एसोसिएटेड होता है, मेनिंजाइटिस के साथ, सेरेलाइटिस के साथ या आर्थराइटिस के साथ, प्लूरल एफियन हो जाती है या इम्पाइमा एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन हो जाती है एयरवेज की। अब इसके काजेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, रिपीटेड एस्पायरेशन अगर हुई है, इसोफेगल रिफ्लक्स हुआ, इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनोसप्रेशन है, कंजेंटल एब्नॉर्मलिटीज़ है, इंट्रापल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन, ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला, क्लेफ्ट पैलेट है, उसकी वजह से ये हो सकता है। और एब्नॉर्मलिटीज़ इन क्लियरिंग म्यूकस है, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस है पेशेंट को, या सिलियरी डिस्काइनेजिया है, सिलियरी मूवमेंट खराब है, कार्टेगनर सिंड्रोम है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर है, लाइक उसको वीएसडी है, कोई लेयन है, उसको एवी केनाल डिफेक्ट्स है। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, नॉर्मल मैकेनिज्म से डेट प्रिवेंट लंग इन्फेक्शन, म्यूकस कवरिंग द म्यूकोजल एपिथेलियम उसकी वजह से प्रोटेक्ट होता है, सिलियरी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी की वजह से, कफ रिफ्लेक्स की वजह से जिससे हमारा सारा वो म्यूकस वगैरह बाहर आ जाता है, और सिक्रेटरी आईजी एंटीबॉडी होती है म्यूकोजल सिक्रेशन में, लिम्फेटिक्स जो कि ड्रेन करते हैं लंग पैरेन्काइमा को, मैक्रोफेजेस और सिस्टेमिक ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। Whenever any of these mechanisms is disrupted due to viral infection or aspiration of pathognomonic bacteria, or when bacteria reach lungs hematogenously from a distant source, meninges, bones or joints। जब इनमें से कोई एक मैकेनिज्म भी ख़राब हो जाता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से, तो फिर वो सारे ब्लड में स्प्रेड कर जाता है और उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से मेनिंजेस, बोन्स और जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। अब इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स में फास्ट ब्रीदिंग होगी, लोअर चेस्ट इन ड्राइंग होगी, प्रीसीडिंग अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होगा, शेकिंग, चिल्स एंड हाई ग्रेड फीवर। इसमें मेन देखना है हाई ग्रेड फीवर होगा, ट्राउजी, रेस्टलेस चाइल्ड होगा, रिस्पायरेटरी रेशो, हार्ट रेट वर्सेस जो रिस्पायरेटरी रेट है वो 2:1, 3:1 होगा इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 4:1, जिसमें रिस्पायरेशन कम होती है, फास्ट ब्रीदिंग नहीं होती ड्यू टू टेकिपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, कफिंग, फ्लेयरिंग ऑफ एलएनआरएसआई, एसेस्ट्री मसल्स ऑफ रिस्पायरेशन जिसकी वजह से सबकोस्टल इंटरकोस्टल रिसेशन मिलेगी और सियानोसिस भी हो सकती है। इन्फेंट्स में हमें क्या मिलेगा, वॉमिटिंग, मेनिंजिसमस एंड कन्वर्जन्स। ओल्डर चिल्ड्रन में अब्डोमिनल और चेस्ट पेन होगी और अर्लियर नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी जिसकी वजह से जिसके जो बाद में प्रोडक्टिव और ब्लड टिंड भी हो सकती है। फिर क्लासिकल फिजिकल फाइंडिंग्स में हमें डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट्स मिलेगी, इफेक्टेड साइड पे इंस्पेक्शन करके देखेंगे, और वोकल फ्रेमटस इंक्रीज़ हुआ होगा पाल्पेशन पे, और डलनेस टू परकशन नोट डल हुआ होगा, और ब्रोंकियल ब्रीदिंग होगी, इंक्रीज्ड वोकल रेकनेस होगी, और प्लूरल रब ऑस्कल्टेशन पे मिल जाएगा। एसोसिएशन इसकी मीजल्स और टाइटस मीडिया, कंजेंटल हार्ट डिजीज, मालन्यूट्रिशन, सेप्टिसीमिया के साथ होती है। इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं सीबीसी और डीएलसी देखेंगे, लिकोसाइटोसिस मिलेगा क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। डब्ल्यूबीसी ग्रेटर देन 12,000 होंगे, प्रीडोमिनेंट न्यूट्रोफिल्स होंगे, लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी 5,000 से कम है तो इसका मतलब है कि प्रोग्नोसिस बहुत ही बुरा होगा इसका। चेस्ट एक्सरे लेंगे और एक्सटेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंसोलिडेशन देंगे जिसमें हमें
एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन का पता लगता है। और न्यूमोकोकल में लोबार नमूनिया, स्ट्रेप्टोकोकाई में ब्रोंको नमूनिया, स्टेफिलोकोकस ब्रोंको नमूनिया डेट प्रोग्रेस टू लोबार नमूनिया, एच इन्फ्लुएंजा लोबार नमूनिया विद इंटस्टिशियल डिस्ट्रक्शन, ब्लड कल्चर, ग्राम स्टेनिंग करवाएंगे, प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन, ASO टाइटर और ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करवाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या होती हैं? डॉक्टर लीव्स एक निमोनिक बनाया हुआ है टू सेव नमूनिया कॉम्प्लिकेशन, डिलेड रेजोल्यूशन होगी इसकी, और रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है, लंग एब्सेस हो सकती है, इम्पाइमा हो सकती है, निमोथोरेक्स, निमेटोसील, थिन वॉल्ड कैविटीज़ इन लंग काजिंग ड्यूरिंग बैक्टीरियल नमूनिया। और ये निमेटोसील का मोस्ट कॉमन काज जो होता है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, तो ये MCQ आ सकता है। प्लूरल रफियन हो जाएगी और सेप्टिक लेयंस जो कि हेमेटोजेनियस स्प्रेड काज करवाएंगे, मेनिंजाइटिस और टाइटस मीडिया, साइनसाइटिस और सेप्टिसीमिया। अब मैनेजमेंट इसकी क्या है? बेड रेस्ट और गुड डाइट देंगे, ऑक्सीजन इनहेलेशन कराएंगे और एंटीपायरेटिक्स देंगे फीवर के लिए, और फ्लूइड देंगे प्रिवेंट डिहाइड्रेशन टैकीकार्डिया की वजह से, और फिजियोथेरेपी करेंगे। स्पेसिफिक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स देंगे हम हफ्ते से लेकर 10 दिन तक, 2 से 3 हफ्ते अगर स्टेफिलोकोकस नमूनिया, क्योंकि वो रेजिस्टेंट होता है और सवेरे इन्फेक्शन काज करता है। नीमोकोकस के लिए बेंजाइल पेनिसिलिन देते हैं और सेफलोस्पोरिन्स। स्ट्रेप्टोकोकस के लिए बेंजाइल पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन। स्टेफिलोकोकस के लिए फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन और क्लोक्सिसिलिन। इकोलाई के लिए माइनोग्लाइकोसाइड, जेंटामाइसिन एंड अमिकासिन। सोडोमोनास कैलेप्सियला के लिए मीरोपेनम, पिपेरसिलिन या सीफीपीम। एच इन्फ्लुएंजा के लिए सेफलोस्पोरिन, क्लोरामफेनिकोल। माइकोप्लाज्मा के लिए एरिथ्रोमाइसिन और क्रिथ्रोमाइसिन, और माइकोबैक्टीरियम TT के लिए एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी करवाएंगे। अब ट्रीट कॉम्प्लिकेशंस, अगर इम्पायरमेंट डेवलप हो गया तो एस्पायरेशन या चेस्ट इंट्यूबेशन कराएंगे। फियन होगी है तो स्मॉल फियन ट्रीट की जा सकती है अगर उसके काज को हम रिलीव कर दें। ड्रेनेज करते हैं हम चेस्ट ट्यूब से और IV एंटीबायोटिक्स देते हैं। लार्ज फियन के लिए, लंग एब्सेस के लिए पोस्टीरियर ड्रेनेज और फिजियोथेरेपी करेंगे। निमोथोरेक्स के लिए स्मॉल सिम्टोमेटिक डू नॉट रिक्वायर, एसिम्टोमेटिक डू नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट, लार्ज सिम्टोमेटिक रिक्वायर्ड 100% ऑक्सीजन इनहेलेशन, नीडल एस्पायरेशन फॉलोड बाय चेस्ट प्लेसमेंट एंड एनाल्जेसिया। तो ये इसके फीचर्स हैं सारे। यहाँ पे इसका टॉपिक